इस विशाल जनसभा और विशाल रैली में यहां पर मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, आपदा प्रबंधन के हमारे सलाहकार उपाध्यक्ष विनय रोहिला जी, जिला अध्यक्ष मधु सिंह जी, और आज जिन्होंने इस विशाल रैली का संयोजन किया है, ऐसे मंगलौर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनका हर प्रदेश में जनता से बहुत प्यार होता है, ऐसे आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, राज्य मंत्री मेरे साथ देशराज चौहान जी, श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, मेयर रुड़की अनिता अग्रवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कोमल चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख कविंद्र चौधरी जी, प्रतिनिधि राजपाल जी, पूर्व प्रत्याशी सत्यपाल जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी आए हुए आज इस रैली में और इतनी चिलचिलाती धूप में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथी, सभी किसान भाई, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका आज यहां पर पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे रास्ते भर जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, जहां बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी और नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरा मानना है भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है, भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे,
तो एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहां आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा, देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा। भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। भाइयों बहनों, पहले से ही हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा। भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहां पहुंचे हैं और आज मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर में बैठा ली लिया। उन्होंने कहा, आपने ट्रैक्टर चलाया होगा, मैंने ट्रैक्टर बहुत चलाया बचपन में। तो भाइयों बहनों, वहां से लेकर आपके बीच में आने तक जहां से रैली शुरू हुई, आज ट्रैक्टर चलाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं आप सबको डबल इंजन की सरकार द्वारा जो किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, 60 वर्षों से ज्यादा समय तक सच्चे मन से देश के अंदर किसानों के हित में कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए। परंतु 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अन्नदाताओं के उत्थान के लिए अनेक काम शुरू किए। भाइयों बहनों, आज चाहे अन्नदाताओं की आय को दुगना करना हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर लाना हो, वहीं देश भर के अंदर 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाली आपदाओं में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, उसके द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्व में होने वाली कमी को, आवश्यक उर्वरकों की, आवश्यक किस प्रकार के उर्वरक यूज करने हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उनकी फसल की उपज और गुणवत्ता, भूमि दोनों की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है। इसके साथ ही अनेक योजनाएं जो किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, किसान मान धन योजना,
धन धान्य योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, गेहूं की खरीद हो 20 रुपए प्रति क्विंटल का हमने बोनस देने का काम किया है। वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, मुझे यह सब आप सबको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों को डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है वो पिछले वर्ष 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रही है। इन्हीं नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैंने ये सभी कार्य आप सबको यूं ही नहीं गिनाए बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश की आजादी के बाद अभूतपूर्व नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भाइयों बहनों, और जिसमें गांव गरीब किसान को अपने शासन में सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहां उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात के साक्षी हैं कि बीते 11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकार के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपया सब्सिडी का भेजते हैं तो वो हमारे निब्बा हेड़ी जैसे गांव में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है। 15 पैसे रह जाता था भाइयों बहनों, 85 पैसा कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। आप सभी भली भांति जानते हैं, आज गरीब से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचती है और 1 पैसे का भी कमीशन कहीं कट नहीं होता है। कहीं कोई बिचौलिया जो है आपके हक के आए हुए पैसे के बीच में डाका नहीं मार सकता है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, एक समय वो भी था जब भारत का एक भी शहर आतंकवाद से दूर नहीं था। आतंकवाद की घटनाएं वहां होती थी, हम ये नहीं कह सकते थे कि ये शहर सुरक्षित है, परंतु उस समय की सरकारों में न इच्छा शक्ति थी, न भाइयों बहनों कोई साहस था कि आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों को
वो ठोस कार्रवाई कर सके, कोई ठोस जवाब उनको दे सके। वो केवल कोई घटना होती थी तो क्या करते थे, कोई घटना होती थी तो आतंकवाद की निंदा कर देते थे, आतंकिस्तान पाकिस्तान की निंदा कर देते थे भाइयों बहनों, और चुपचाप होकर बैठ जाते थे। लेकिन आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में केवल निंदा नहीं करता है, बल्कि घर में घुसकर उनके आतंकी निशानों को नेस्तनाबूद करने का काम करता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या अभी अभी चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, इसके माध्यम से आतंकियों को उनके बिलों में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों बहनों, आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तान सेना के हवाई अड्डों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिनों में ही घुटनों पर आना पड़ा और संधि की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देवभूमि का डेमोग्राफिक ये काफी बदलाव इसमें देखने को मिला है। यहाँ का जो मूल अस्तित्व है उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिल रही है। इस बदलाव को रोकने के लिए हमने जहां धर्मांतरण का कानून लागू किया है, भाइयों बहनों, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्ति कराई है। इतना ही नहीं, दंगों की राजनीति करने वालों को भी सबक सिखाने के लिए हमने दंगारोधी कानून बनाया है और उसके होने वाले नुकसान की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का इस कानून में प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, पहले यहां पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली एक संस्कृति बन गई थी, एक टेंडेंसी बन गई थी। कोई परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद उन परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाया करते थे, परीक्षा कैंसिल हो जाया करती थी। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो अपनी तैयारी करते थे, अपनी मेहनत करते थे, उनके माता पिता भी अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में होने वाले दैनिक खर्चों को कम कर लेते थे। भाइयों बहनों, उनका मनोबल टूटता था, कई वर्षों से उनका चयन में नंबर नहीं आता था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके लिए चाहे हमको कोई भी कितनी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, नकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तो हम जड़ से उखाड़ेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। नकल का सख्त कानून लागू किया जो पूरे देश भर के अंदर आज एक आदर्श कानून बन गया है। और इस कानून के बनने के बाद 23,000 नौकरियां, मेरे पत्रकार भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि 23,000 नौकरियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना नकल माफिया के संपन्न हो चुकी है, जिसमें गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आप भली भांति जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। भाइयों बहनों, लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा, हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में 2 IAS, 1 PCS और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने IAS, PCS, IFS और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आपका ये जोश, ये ऊर्जा देखकर मुझे विश्वास हो गया है। मंगलौर लिब्बा हेड़ी की जनता ने
मन बना लिया है। और जो हमारे भड़ाना जी, करतार सिंह भड़ाना जी जो कह रहे थे कि भगवान मुझे मौका दे कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। भाइयों बहनों, पूरे राज्य के अंदर नीति से लेकर माणा तक और मंगलौर से लेकर खटीमा के सीमांत क्षेत्र धारचूला तक, भाइयों बहनों, आज विकास की समेकित रूप से विकास की गंगा बह रही है। ये क्षेत्र भी हमारा विकास की परिधि में आना चाहिए। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका होना चाहिए। क्या आखिर इतने सालों पर देश की आजादी और राज्य स्थापना के 25 सालों बाद भी ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों रह गया? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आप सबका दोष देख लिया है। उपचुनाव में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से आप सब लोग पूरा कर देंगे। आपने उपचुनाव में दिखा दिया, यहां पर जो काजी और हाजी उनकी नींव मिलाकर रख दी, परंतु बहुत मामूली अंतर से हम जीत से चूक गए। लेकिन अब ऐसा प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में कोई कमी न रहे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर और लिबरहेड़ी क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। और ये विकास का जो रथ आगे बढ़ा है, आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में जो उसकी गिनती हुई है, उसमें मेरे मंगलौर के परिवारजन, मेरा लिबरहेड़ी क्षेत्र के परिवारजन, रुड़की के परिवारजन और पूरे हरिद्वार जनपद के लोग भी अपने कदम से कदम मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे और भारत का उत्कृष्ट राज्य, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के अवसर पर मुझे प्रदीप बत्रा जी ने भी, हमारे अन्य यहाँ पर कई साथियों ने, हमारी अनिता अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे पत्र दिए हैं। हमारे करतार सिंह भड़ाना जी ने मुझे पूरा ज्ञापन दिया है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इन सभी को आने वाले अपने कार्यक्रमों में, आने वाले समय की घोषणाओं में उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और ये हमारा संकल्प है कि ये क्षेत्र भी हमारा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जहां बात करनी होगी, हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र की आवश्यकता है, मंगलौर क्षेत्र की आवश्यकता है, लिबरहेड़ी क्षेत्र की आवश्यकता है, रुड़की हरिद्वार की आवश्यकता है, तो उन्होंने कभी भी हमको मना नहीं किया है। लंबे समय से जो हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारे का काफी सारा मामला उलझा हुआ था, मैं लखनऊ गया और मैंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया कि आप हमारी परिसंपत्तियों का जो मैटर है इसको सुलझा दीजिए। उन्होंने सारे मैटर जो पिछले 22 सालों में नहीं सुलझ पाए थे, उन सभी को सुलझाकर हमको हमारी परिसंपत्तियां भी देने का काम किया है। तो आज के अवसर पर मैं एक घोषणा करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र मंगलौर ग्राम लिबरहेड़ी में महाराजा सूरजमल जी के नाम से खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र मंगलौर में सर की रजवाई की पटरी जो मंगलौर से गुरुकुल लंडोरा बाईपास हरदमपुर के पुल तक है, उसको पक्की करवाई जाएगी। हमने जो योजनाएं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसी विश्वास के साथ एक बार आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।